आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के 2014 से 2012 तक पिछले 3 वर्षों के उपन्यास खंड के प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। पेपर 1 का सिलेबस है उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र यशपाल, रेणु और भीष्म साने। इसके अलावा जो 4 उपन्यास है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, गोदान, दिव्या, मैला आंचल और महाभोज। अब हम 2014 का प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला सब प्रश्न है, झूठा सच के आधार पर यशपाल की जीवन दृष्टि। ये 10 नंबर का सवाल आपको पूछा गया है। इसमें प्रकथन, इस उपन्यास के प्रकथन में यशपाल लिखते हैं कि सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा नहीं छोड़ता। इस उपन्यास के 2 भाग हैं। एक पहला है जिसका नाम है वतन और देश, और दूसरा है जिसका नाम है देश और उस देश का भविष्य। इसके 2 प्रमुख पात्र हैं, जयदेव पुरी और तारा, जो कि मास्टर राम बुलाया के पुत्र और पुत्री हैं। कहानी के उपन्यास के प्रारंभ और अंत तक ये सारी कथा इनके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। जयदेव पुरी है जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जा चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वह यद्यपि इन आंदोलनों से बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है। उसे लगता है कि ये जो उसके हाथों में पैसा हो तो वो अपने गरीब लोगों के लिए या अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। परंतु उपन्यास के दूसरे भाग जो है देश का भविष्य, उसमें ये दिखाया गया है कि जब सचमुच में उसके हाथ में पावर आ जाता है, सूत जी के संपर्क में आकर वह विधायक बन जाता है, परंतु जब उसके दरवाजे पर लोग अपनी अधिकारों की मांग कर रहे हैं और बारिश में भीग रहे हैं, लोग भूखे प्यासे, और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परंतु जो इसका मतलब है कि जो आदर्शवादी का जो रंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, इस जयदेव पुरी के बारे में एक कथन उपन्यास में आया है कि जयदेव पुरी की आदर्शवादिता गधे के सींग की तरह गायब हो चुकी है। और उपन्यास के उसकी जो प्रेमिका है कनक, जो कि उसकी इसी आदर्शवादिता से प्रभावित होकर उसकी इतनी विपन्न अवस्था में भी उसको प्रेम करती है, उसे शादी करना चाहती है। परंतु जब उसकी आदर्शवादिता गायब हो जाती है तो वह उसे भी छोड़ देती है और वह गिल के प्रति आकर्षित होती है। और जो दूसरी पात्र है तारा, वो ये कॉमरेड असद से प्यार करती है, परंतु जब उसके भाई को पता चलता है तो उसको घर में बंद कर दिया जाता है कि नहीं, अब तुम किससे मिलोगी नहीं। और उसकी घर की हालत ऐसे, जो मास्टर राम बुलाए थे वो एक मामूली शिक्षक थे प्राइवेट स्कूल के, तो वो ऐसे हालत नहीं थे घर की कि तारा के लिए दहेज दिया जाए। तो उसकी शादी एक अय्यास किस्म के लड़के सोमराज से कर दी जाती है, और तारा भी अपने घर के हालातों को देखकर उसे स्वीकार कर लेती है। परंतु शादी के पहले दिन ही वो उसके बुरी तरह बेइज्जती करता, उसे बताता है कि मैंने तुमसे क्यों शादी कर ली, तुम मेरी जूती के बराबर, इस तरह करके। और परंतु उसी समय जब सांप्रदायिकता भड़कता है तो तारा वहाँ से भागकर खुद को बचाना चाहती है, परंतु वह किसी मुस्लिम के द्वारा पकड़ ली जाती है और वो उसका गाने भी छीन लेता है और यौन शोषण करता है, अपने घर में कई दिनों तक रखता है। वहाँ से बचकर जब निकलती है तो वह एक हाफिज जी के घर जाती है
वहाँ भी जो तारा के व्यवहार से सब उसको पसंद करते हैं। हाफिज जी चाहते हैं कि वो उनके मुस्लिम धर्म स्वीकार करके उसके घर की बहू बन जाए, परंतु जब तारा अस्वीकार कर देती है तो उसके घर वाले उसको बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। और वहाँ से वो जब जान बचाकर भागती है तो वो वैश्या वैश्या एक ऐसे समुदाय के द्वारा पकड़ ली जाती है जहाँ पे लड़कियों का व्यापार होता है, और लड़कियों को ज़बरदस्ती गाड़ी में भरकर किसी न किसी को बेच दिया जाता है। तो फिर वहाँ चली जाती है, वहाँ भी वह विरोध करती जब उसे कोई देखने के लिए आता है कि, और तो वहाँ भी उसका विरोध करते हैं, जिस कारण फिर और बाद में असद के द्वारा जो स्त्री मुक्ति का कार्यक्रम चलाते हैं उनके द्वारा तारा है उनसे मुक्त होकर फिर वापस दिल्ली आ जाती है। और दिल्ली में जिस शरणार्थी कैंप में शरण लेती है वहाँ पे वो स्त्रियों को उसके परिवार तक पहुँचाने में, उसके परिवार को खोजने में वह सहयोग करती है, जिसमें एक बंतो आती है जिसका परिवार तो मिल गया परंतु वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह अशुद्ध हो गई है। और इस कारण बंतो है जो अपने दरवाजे पर ही सर पटक कर प्राण दे देती है। तो इस उपन्यास में उन सारे हालातों को दिखाने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं का किस कदर शोषण हो रहा है, या तो महिलाएं जो परिवार से अलग कर दी गई उनको किसी न किसी देह व्यापार में लिप्त कर दिया जा रहा है, उनके अंगों को किसी सामान की तरह दिखाया जा रहा है, बीच बाजार में बेचा जा रहा है औरतों को, और जो अगर बच गई है उनको परिवार देह शुद्धता के नाम पे त्याग करता है। तो इसके अलावा जो तारा है वो भी अपने परिवार से अलग रहती है और बाद में एक बहुत बड़ी सरकारी अफसर बन जाती है। और वो डॉक्टर प्राणनाथ है जो कि लाहौर में उनके पड़ोसी और प्रोफेसर भी थे, तो उनसे विवाह कर लेती है। प्रश्न है, गोदान तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शवाद से पूरी तरह मोहभंग हो जाता है, इस कथन का परीक्षा कीजिए। 20 नंबर के सवाल है। गोदान से पूर्व प्रेमचंद के उपन्यास हैं सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब है। तो हम देखते हैं कि सेवा सदन की सुमन, गबन की जालपा, प्रेमाश्रम का मनोहर, इन सब का हृदय परिवर्तन कर प्रेमचंद ने जिस आदर्शवाद को स्थापित करने का प्रयास किया था, गोदान तक आते आते उससे भी उनका मोहभंग हो जाता है। और प्रेमाश्रम में भी किसानों की समस्या उठाई गई है और उसका जो केंद्रीय पात्र है मनोहर, उसका चरित्र भी गोबर जैसा ही विद्रोही है, परंतु रचना के अंत में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उस किसान जमींदार से कहता है उस उपन्यास में कि अब आपकी दया से लखनपुर में राम राज्य है। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि गोदान में जमींदार का शोषण प्रेमाश्रम से कहीं अधिक है, किसानों की समस्याएं कर्मभूमि से बहुत अधिक है। गोदान में यथार्थवाद पहले पृष्ठ से ही दृष्टिगत होती है, जिसमें होरी कहता है जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उसको सहलाने में ही कुशलता है। होरी धनिया का जो 3 बेटा है जो दवा के अभाव में मर जाता है, और धनिया को आज भी लगता है कि यदि दवा दारू होती तो वे बच जाते। हीरा गोबर से पुनर्मिलन होने के बाद बहुत अधिक आशावादी हो जाता है और वो उसे लगता है बस इस साल ऋण से गला छूट जाए तो उसे दूसरी जिंदगी हो, परंतु ऐसा होता नहीं है और वो ऋण लिए ही मर जाता है। शोषण की व्यवस्था इतनी ज़्यादा जटिल है, इतनी जटिल व मजबूत है कि होरी जैसा किसान उसके सामने लाचार होकर दम तोड़ने को मजबूर है। वह दरअसल सोचता है कि और वह शोषण प्रक्रिया को पहचान ही नहीं पाता और उन सभी स्थितियों से विद्रोह के बिना ही वो
बीच का रास्ता निकालना चाहता है, परंतु वो ऐसा कर नहीं पाता। किसान की मौत उपन्यास के अंत में बेहद त्रासद तरीके से दिखाया गया है, जिसमें वो दिखाया गया है कि कैसे अपना अपना खेत बचाने के लिए वह राम सेवक से उधार लेता है, और बदले में वह अपनी छोटी बेटी रूपा का ब्याह अपने उम्र के लड़के, अपने उम्र मतलब रूपा का विवाह उसके पिता के उम्र के आदमी से कर देता है, ताकि उसका खेत जो कि उसके मर्जाद का प्रतीक है जो सुरक्षित रहे। परंतु अब वह चाहता है कि राम सेवक के भी कर्जे ख़त्म कर दे, करके सुकून की ज़िंदगी जिए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। और उपन्यास के अंत बेहद त्रासद है, जिसमें होरी कहता है, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपये क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो देख ली, अब मरने दे। तो इस कथन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद कितने ज़्यादा मार्मिक पल का वर्णन करते हैं। इससे ज़्यादा त्रासद क्या हो सकता है। और जो नेक्स्ट सवाल है, रेणु के उपन्यासों के आधार पर उनकी विचारधारा पर प्रकाश डालिए, 15 नंबर के सवाल है। इसमें हम देखते हैं कि रेणु पर मार्क्सवादी का अधिक प्रभाव है, इसलिए मैलांचल में गरीबी की समस्या को बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाया गया है। इसमें एक कथन है, डॉक्टर ने रोग पकड़ ली है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल का प्रशांत एक जगह सोचता है कि आम से लदे हुए पेड़ों को देखने से पहले उसकी आंखें इंसान के उस टिकोलों पर पड़ती है जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गूदे पर जिंदा रहना है। मतलब गरीबी कितना है कि एक गरीब आदमी आम के गुठली और उसके गूदे को सुखाकर उसको खा के जिंदा रहे, तो इससे ज़्यादा गरीबी क्या हो सकता है। गरीबी की इस भयानकता के लिए उत्पादन नहीं अपितु वितरण की असमानता महाजनी व्यवस्था को रेणु जिम्मेदार मानते हैं। अपने दोनों उपन्यास प्रति परिकथा तथा मैला आंचल दोनों में एक तरफ जमींदार के पास हजारों एकड़ जमीन है, तो वहीं गरीब और निचले वर्ग के भूमिहीन समुदाय केवल श्रम पर आधारित है और वही उनके पेट चलाने का साधन है। मैलांचल में रेणु ने बावनदास के माध्यम से राजनीतिक दलों की पोल खोलने का प्रयास किया है। जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब यह कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे, सब मिल खोलेंगे शायद। इसलिए प्रायः हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। यह कथन इस पर चोट है कि जमींदार प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेदारी पैसे के बल पर कांग्रेसी सदस्यता प्राप्त करने वाले जमींदारों पर है। इसके साथ सोशलिस्ट पार्टी के संघर्ष के नाम पर चोरों डकैतों को पार्टी में प्रवेश दिया गया है। इसको भी मैलांचल में बखूबी से उभारा गया है, जिसमें वासुदेव को मेरीगंज का कमान इसलिए सौंप दिया गया है क्योंकि वह यादव है और मेरीगंज यादव बहुल इलाका है। इसके अलावा नारी के प्रति भी रेणु की विचारधारा है जो प्रगतिशील विचारधारा है, जिसमें इस उपन्यास में भी स्त्री पुरुष के उन्मुक्त संबंधों पर उन्होंने लेखनी चलाई है, जिसमें बिना शादी के ही प्रशांत कमली, कालीचरण और चरखा सेंटर की मास्टरनी, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे पात्र हैं जो बिना ब्याह के स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं। इसके अलावा प्रति परिकथा में मलारी तथा ताजमनी के द्वारा
इनके विचार स्पष्ट होते हैं। यह नारी को पुरुष के समतुल्य मानते हैं और समाज में प्रचलित नारी के प्रति नकारात्मक विचारधारा पर भी चोट करते हैं। तो ये था हमारा 2014 का प्रश्न पत्र 1 का खंड ख। अब 2014 के प्रश्न पत्र 2 को देखेंगे। इसमें सवाल पूछा हुआ है, जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कर्मों का क्या मोह। मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य निभा सके उन मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। यह कथन है जो गोदान से लिया गया है, जिसमें होरी की मृत्यु हो रही है। तो उसको वो सारी बातें याद आ रही है कि वो क्या अपने पीछे क्या उन सारी जिम्मेवारियों को वो उस मोह को नहीं छोड़ पाया। जैसे उपन्यास के अंत में बिल्कुल दिखाया गया है कि गोबर का पुत्र है मंगला, वह गांव में आया हुआ है, रूपा की शादी में आया है और ये होरी चाहता है कि हम मंगला के लिए अब कम से कम अपने बच्चों के लिए गाय ना खरीद सका तो अपने इस पोते के लिए गाय खरीद लूं ताकि यह दूध पी सके। तो ये मोह ही है और उसके लिए वह मजदूरी करता है, वो मिट्टी कोड़ने का काम करता है। बस यही है। नेक्स्ट जो है सवाल, विद्यापति कवि के गान कहाँ बहुत दिनों बाद मन में उलझे हुए। इस प्रश्न का जवाब दिया जिंदगी भर बिगारी खटने वाले अनपढ़ गंवार और अर्धनग्नों में कवि। तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचलकर एक नहीं कहा था चलो कवि वनफूलों की ओर। ये 10 नंबर का व्याख्या वाला सवाल है और यह कथन मैलांचल से लिया गया है, जिसमें डॉक्टर प्रशांत है, वो तहसीलदार साहब के खलिहान में विदापत नाच देख रहा है। तो वह सोच रहा है कि ये गांव में इतने गरीब लोग इतने मग्न कैसे हो सकते हैं। फिर वो सोचता है कि शायद विद्यापति के गान है जो इनको सुकून प्रदान करता है। वो अपने हालातों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, उससे निकलने का प्रयास भी नहीं करते, बस अपने उन गीतों में मग्न है। तो और नेक्स्ट सवाल है कि यदि प्रेमचंद गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते तो आपकी दृष्टि से वह उसमें क्या छोड़ते और क्या जोड़ते। जैसा कि हम जानते हैं गोदान प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसके चित्रफलक अत्यंत विराट है। इसमें भावों और बिंबों की सूक्ष्मता चित्र विश्लेषण गहन रूप से करते हैं। परंतु यदि गोदान को नाटक के रूप में लिखा जाता तो इसके कई जो व्यर्थ के प्रसंग हैं उसको छोड़ना पड़ता, जैसे ओंकारनाथ को शराब पिलाने का प्रसंग, पिकनिक पार्टी, कबड्डी प्रतियोगिता और मिर्जा साहब से जुड़े अन्य प्रसंग। इसके अलावा गोविंदी की कहानी, नारी की स्थिति पर मालती माधव का लंबा भाषण, मालती माधव का प्रसंग, ये सब है जो उपन्यास का आकार को बड़ा करता है। यदि नाटक की रचना होती तो इनको छोड़ना पड़ता। इसके अलावा नाटक में दृश्यों की संख्या को कम कर 3 या 4 करना पड़ता, जिसमें अधिकतर जो दृश्य हैं जो गांव के होते और 1-2 दृश्य शहर के होते। इसमें पात्रों की संख्या 70 से अधिक है जिसको कि घटाकर कम करना पड़ता। और नेक्स्ट सवाल है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी है, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये आपके 15 नंबर के सवाल है।
ये उपन्यास के प्रकथन में ही फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं कि चूँकि इस उपन्यास में हर चीज़ जो को के बारे में हमने लिखा, तो वो किसी एक चीज़ को हम बहुत अच्छा नहीं लिख सकते कि ये मेरीगंज है तो इसमें हर चीज़ सुंदर सुंदर है, नहीं, वहाँ हर चीज़ है। जिस तरह फूल और कांटे, सुंदरता और क्रूरता सब एक साथ चलती है। इसमें इसके एक दो प्रसंग से हम इसका अनुमान लगाएंगे। जैसे उसमें उनका एक कथन है कि जहाँ बाह्य नैतिकता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वहीं आंतरिक नैतिकता के लिए छटपटाहट भी है। इस द्वंद्व के कारण ही मैला आंचल आंचलिक उपन्यास भी है और आधुनिक उपन्यास भी। यहाँ पे आंतरिक नैतिकता की छटपटाहट का मतलब है कि कमली जब बिन ब्याही माँ बन जाती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटी ये तूने क्या किया कि अपने आंचल में दाग लगा दिया तुमने, तो इसलिए उपन्यास का नाम है जो मैला आंचल रखा गया। तो ये हुआ कि नैतिकता के लिए छटपटाहट। परंतु चूंकि तहसीलदार साहब की एक ही लड़की है कमली, और माँ नहीं चाहती कि तहसीलदार साहब कोई गलत कदम उठा लें, इसलिए वह अपनी पुत्री कमली को अपने घर में बंद कर, जब तक बच्चे नहीं हो जाते तब तक वो घर में बंद करके रखती है ताकि कोई उसे देख ना पाए, उसके बच्चों को सुन ना पाए। और जब डॉक्टर प्रशांत उस समय जेल में है और जब वे निकल कर आते हैं तो तहसीलदार साहब गंधर्व विवाह गांव में ये खबर फैलाते हैं कि कमली और डॉक्टर का विवाह गंधर्व विवाह हुआ था और अभी उसके बच्चे की छठी है और उस पे सबको जमीन वितरित करते। सुंदरता ये कि एक तरफ तहसीलदार साहब की बेटी कमली एकदम से सुंदर, दूध जैसी सुंदर, और उसका घर भी हर प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न है। उसके घर में रेडियो है और बाकी सुविधा है। उसके अलावा जो सुंदरता के प्रतीक हैं, जो डॉक्टर प्रशांत है, जो कि पटना में अपने ऊंची तनख्वाह को छोड़कर गांव के लोगों की सेवा करने और बीमारी की जड़ पकड़ने के ही लिए आए हैं। तो ये उपन्यास के सुंदर पक्ष है। और जो कुरूप पक्ष तो अभी एक दिखाया और है कि जो उसके चमार टोली और दूसरे प्रकार के जो निम्न वर्गीय गली मोहल्ले टोले हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें, जैसे रामपियरिया है जो महंत, उसका रहन सहन कितना कुरूप जैसा है कि वह जब महंत की दासी बनकर आती है, रामदास की दासी बनकर आती है, तो पूरा जो महंत का जो अड्डा है वो वहाँ पे चूँकि मछली, उसके घर वाले मछली भी उसको भेज देते हैं, पूरा महंत का वो अब सत्संग जैसा कुछ रह नहीं गया है, वो मछली जैसा हर जगह पे है। तो ये उसकी क्रूरता को वहाँ पे दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे एक कथन है जिसमें गांव के लोग कितने सीधे हैं, उस पे उन्होंने उसके बारे में रेणु ने लिखा है कि चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पताखा और इनकी लाश जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस कैसे बेवकूफ़ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बलदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा कोटा में कपड़ा बहुत कम मिलता है। तो ये हम देख रहे हैं कि गांव के लोग कितने सीधे साधे हैं, जो बस वही केवल दोहरा रहे हैं। बलदेव जी ने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर हो गई, वही उन्हीं के हिसाब से वो सब चमनिया, कांग्रेस का चमनिया मेंबर बनने पुरैनिया जा रहे हैं और वही बोलना है जो कि बलदेव जी ने कहा। तो गांव के लोग कितने सीधे साधे हैं, इसका अनुमान हम इससे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महाभोज उपन्यास में हमारे वर्तमान समाज और राजनीतिक का नकारात्मक यथार्थ वर्णन तो विश्वसनीय बन पड़ा है, लेकिन सकारात्मक पहलू
हवाई आदर्श बन गया। इस टिप्पणी के संदर्भ में आप अपना तर्कपूर्ण उत्तर प्रस्तुत कीजिए। इसमें कह रहा है कि राजनीति का नकारात्मक यथार्थ। नकारात्मक का मतलब है कि उल्टी राजनीति हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इस उपन्यास की रचना 1977 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौर में की रचना है, जिसमें 1977 में उत्तर प्रदेश का सिरोहा गांव को केंद्र बनाकर लिखा गया, जिसमें विधानसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है। और दा साहब हैं जो मुलायम सिंह का उनको प्रतीक बनाया गया है, सॉरी मोरारजी देसाई का प्रतीक बनाया गया, क्योंकि उसमें ये उत्तर प्रदेश में मोरारजी देसाई की सरकार थी। और यहाँ पे उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश का सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बना गया है, जहां विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। और दा साहब उस चुनाव को जीतने के लिए क्या चालें चलते हैं उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। कि हरिजन बस्ती में अगजनी की घटना की जाती है, जिसमें और उसके साक्ष्य जमा करने वाले विशेषर की भी बाद में हत्या कर दी जाती है। और इन सब हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री दा साहब ही हैं, और वह गांव में जोरावर के माध्यम से ये सब करवा रहे हैं। परंतु जब उनके विपक्षी जो लोचन बाबू ने लोचन को उन्होंने इस विधानसभा सीट के लिए खड़ा किया है, परंतु जब उन्हें लगता है कि हवा उनके उल्टी दिशा में बहने लगी, तो वो विशेषर का जो पिता हीरा है उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे रैली के दिन अपने मंच पर बैठाते हैं, और सम्मान के कारण वह राजनीति की चाल को फिर से उल्टी करके अपने फेवर में कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ये 2013 में पूछे गए सवाल हैं, इसमें पहला सवाल है भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का महत्व। ये 10 नंबर के सवाल हैं। इसमें जो सवाल है 10 नंबर के, इसमें तमस के रचनाकार हैं जो भीष्म साहनी है, और इसकी भूमिका में ही रचनाकार ने रावलपिंडी में हुए दंगों को केंद्र में रखा, और उन्होंने देश विभाजन की स्थितियों को बनते हुए तथा तनाव को फैलते हुए महसूस किया था। वे लिखते हैं कि तमस का परिवेश मार्च 1937 में रावलपिंडी तथा आसपास के गांव में हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगे है। यह दंगे लगभग 5-6 दिन तक रहे और जिले के सैकड़ों गांव को अपने लपेटे में लिया। दंगे तो 5-6 दिन तक ही रहे, लेकिन बरसों पहले से देश के वायुमंडल में हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पाया जाता था, जिसका कि असर इसमें दंगे के दौरान दिखाया गया। इसमें 5 दिन की घटना है, जिसमें दिखाया गया है कि एक नत्थू चमार है, जिसको कि मुराद अली 5 रुपया देकर एक सूअर उससे मरवाता है, और उस सूअर को मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाता है, और कल होकर शहर में तनाव का माहौल हो जाता है, और बाद में ये सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेता है। फिर गाय की हत्या होती है, मंदिर पर गायों को फेंका जाता है, तो ये सब होता है। और इसका जो डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड है, कांग्रेसी लोग जत्थे बनाकर जाते हैं उनसे याचना करने कि आप कुछ करिए सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, परंतु वह कुछ नहीं करता। परंतु 5 दिन का जब भयानक तांडव हो जाता है, तो वो हवाई दौरा करके उसको शांत करता है। और इसी दौरान
जो गांव है एक सैयदपुर, वहाँ पे सिख मुसलमानों का खूनी संघर्ष हो जाता है। औरतें अपना इज्जत आबरू बचाने के लिए गांव में कुएं में कूद जाती है। तो ये सब है। इसमें जो 2013 में प्रश्न पत्र 2 के सवाल पूछे गए, महाभोज में समकालीन दलगत राजनीति का जन विरोध चरित्र विश्वसनीय तरीके से उभारा गया है, इस बात की परीक्षा कीजिए। 25 नंबर का सवाल। तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था 2014 वाले में, कि इसके जो पास राजनीति का जन विरोधी चरित्र का मतलब है कि जब ये सुकुल बाबू जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका जब रैली आयोजित होता है, तो गांव के लोगों का रुख अपने फेवर में कर लेते हैं और सारे लोग कहीं न कहीं गाहे बगाहे दास साहब को विशेषकर के हत्या का जिम्मेदार मानने लगते हैं। परंतु दास साहब जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि दास साहब फिर विशेषकर के पिता हीरा को अपने गाड़ी में बैठाते हैं, उसको आदर सम्मान देते हैं। तो लोगों का रुख चेंज करने के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है, रेणु पाठक को छपे हुए पृष्ठों की सुरक्षित दुनिया से बाहर खींचते हैं और मौखिक परंपरा में प्रवेश कराते हैं। महिला आंचल के संदर्भ में इस वक्तव्य का विवेचन कीजिए। छपे हुए पृष्ठ का मतलब है कि जो किताब की भाषा है उससे वो अलग, क्योंकि उन्होंने अपने दूसरी तरह की भाषा का यूज किया है, जिस कारण उनको आंचलिकता का दर्जा दिया गया उनके उपन्यास को। उन्होंने अपनी भाषा को कचराही भाषा कहा है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और बिहार की प्रचलित जो भाषा है मगही, मैथिली, भोजपुरी, वो सबका असर उनके उपन्यासों में दिख जाता है। जिसमें एक कथन है, देशज भाषा का भी प्रयोग इसमें बखूबी किया गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकहुआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। तो देशज और अंग्रेजी के शब्द हैं यहाँ विकृत रूप में दिखता है। जैसे वाइस चेयरमैन को गांव के लोग भैंस चेयरमैन कहते हैं, और रायबरेली को रायबरेली स्टेशन को टीसन। इसके अलावा लोकगीत और लोक संगीत के तत्वों की भी काफ़ी प्रधानता है इस उपन्यास में, जिसमें भौजिया, विदापत नृत्य, जाट चट्टिन का नृत्य, ये सब है। इसमें एक गीत का यहाँ पे लाइन कोट किया गया, याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से, साले करेजवा में तीर जी। तो बस यही है। इसके अलावा उसमें लाइन है जैसे तंत्रिमा टोली में घमाघम पंचायत हो रही है। घमाघम का मतलब है कि लगातार कंसिस्टेंसी में, इस तरह। और नेक्स्ट है 2012 के सवाल है। पेपर 1 में सवाल पूछा गया, आंचलिक हिंदी उपन्यास की विशेषता पर साधारण प्रकाश डालिए। इस पर हमने बहुत ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी कर चुका है कि आप इसके और यूपीएससी 2012 के जो सवाल हैं उसमें पहला है, मनुष्य समाज समय की नदी के तट पर स्थित वन के समान है। समय की नदी में आने वाले प्लवन इस वन भूमि को उर्वरा करते रहते हैं। इस प्रकार सागल के नगर समाज में परिवर्तन के अनेक प्लावन आए और भावनाओं और अनुभूतियों के उर्वर स्तर समाज के भूमि पर छोड़ते गए। ये आपका 10 नंबर का सवाल है। और ये जो उदाहरण है वो दिव्या के दूसरे परिच्छेद से लिया गया है, जिसका नाम है धर्मस्थ प्रसाद। इसमें पंडित देव शर्मा की, चूँकि वो अब 100 साल के हो गए हैं और उन्होंने सागल के हर तरह के उतार चढ़ाव को देखे हैं। उसमें सागल के शासन में उनके अनुभवों को देखा, सुना और परखा गया। तो इसलिए इसकी तुलना
जो नदी के तट पर स्थित वन के समान है। आने वाले प्लावन इन वनों की भूमि, जैसे जिस तरह कह रहे हैं कि वन का भूमि है, वो नदी से बाढ़ आएगा तो वो उस जमीन पर एक परत बैठ जम जाती है, और जो कि आसपास में फसल को पैदा करने के लिए बहुत उपजाऊ हो जाता है, जिसके कारण जमीन, तो वही हुआ है पंडित देव शर्मा की जो अनुभूति है उससे समाज को इतना फायदा हुआ, साकल के समाज को। नेक्स्ट सवाल है, जनसागर इस घोषणा के झंझावत से तरंगित हो उठा, जन समूह की ग्रीवाएं उठ गई और दृष्टि मार्ग के पश्चिम छोर की ओर चली गई। दीप दंडधारी अश्वारोही के पीछे रथ चले आ रहे थे और रथों के पीछे दीप दंडधारी अश्वारोही रथ शीघ्र ही मंडप के समीप जन प्रवाह में आ पहुंचे। तो ये उदाहरण भी दिव्या से लिया गया है, जिसमें पहले परिच्छेद में मधुपर्व का सागल में आयोजित मधुपर्व का वर्णन है, जिसमें सागल की जो राज नर्तकी है मल्लिका अपने शिष्यों के दल बल के साथ सागल में प्रवेश कर रही है, और ये दिखाया गया है कि उसमें जो राज नर्तकी का जीवन किसी सामंत से कम नहीं था, उसको उसी तरह का सम्मान प्राप्त था। उसके बाद और सवाल है, हिंदी उपन्यास की आधुनिकता की चर्चा गोदान से शुरू होती है। देसी आधुनिकता के कौन से तत्व गोदान को आधुनिक सिद्ध करते हैं? इसमें आपको एक तो तर्क आपको दिया गया, गोदान ये गोबर है, गोबर में अपने पिता की तरह चीज़ों को सहने की आदत नहीं है। वह हर चीज़ को तर्क के आधार पे काटता है। वह अपने पिता को बताता है कि नहीं, ये जो आपके साथ हो रहा है, इतने जो 30 रुपये की जगह 100 रुपये लोग वसूल रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो ये चीज़ है गोदान को आधुनिक बना रहा है। इसके अलावा गोबर है जो शहर में जाता है तो वहाँ मिल मजदूरों के साथ मिलकर ये संघर्ष में शामिल होता है, वर्ग संघर्ष में। और मेहता मालती के संबंधों को नया रूप देने का प्रयास किया गया इस उपन्यास में, जिसमें बिना विवाह के दोनों एक साथ रहते हैं। राय साहब के बेटा और मालती की बहन सरोज है, वो दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं, जिसको कि अंतरजातीय विवाह हम कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में इसकी कल्पना उपन्यास को आधुनिक बना रहा है। उसके अलावा झुनिया जो कि एक विधवा है जिससे गोबर विवाह करता है, और होरी झुनिया को पनाह देता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रगतिशील कदम है कि गांव के सारे लोगों के विरोध के बावजूद एक विधवा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेना, ये भी उपन्यास को जो कि गोदान को आधुनिक बना रहा है। नेक्स्ट सवाल है, दिव्या में यशपाल का वैचारिक हस्तक्षेप उपन्यास के रचना कौशल का अतिक्रमण करता है। इस मत का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। 25 नंबर के सवाल है। दिव्या में यद्यपि जैसा कि हम जानते हैं यशपाल है जो मार्क्सवादी विचारधारा के रचनाकार हैं, तो इसलिए उनके उपन्यासों में वर्ग संघर्ष और इसके अलावा नारी मुक्ति भी उनका एक विषय रहा है। यशपाल वर्ण व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पृथुसेन को एक सशक्त पात्र के रूप में गढ़ा है, और नारी मुक्ति की कल्पना एक तो ये दिव्या के माध्यम से दिखता है, जहाँ पे दिव्या मारिस को कहती है कि चूंकि वेश्या स्वतंत्र नारी है इसलिए मैं वेश्या ही बनूंगी। इसके अलावा पृथुसेन की पत्नी सीरो है जो कहती है कि मैं तुम्हारी कृतादासी नहीं हूँ, जो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे
चरण धोती रहूं और तुम्हारे ही सेवा में केवल लगी रहूं। इस तरह तुम्हारे सेवा में हजारों नारियां लगी हुई है, इसलिए मेरे लिए भी संसार में केवल तुम ही नहीं बने हो, हमारे लिए और भी पुरुष हैं जिसके साथ हम भोग कर सकते हैं। तो ये यशपाल की वैचारिकता है जो उपन रचना के कौशल का अतिक्रमण करता है। और भी कई जगह पे, जैसे कि पृथुसेन है जो कि दास पुत्र है, परंतु वह दिव्या को अपने प्यार में अपने बातों से इस कदर प्रभावित कर दिया है कि दिव्या उसे दिव्या जो पंडित देव शर्मा की प्रपौत्री है, उसे इस बात की भी सुध नहीं कि विवाह के पहले के संबंध वर्जित है या उसके जो भी नुकसान है। तो ये भी यहाँ पे वैचारिक अतिक्रमण ही दिखाया गया है। और बाद में वो पृथुसेन के बच्चे की जो बिन ब्याही माँ बन जाती है और उसे उसका हक दिलाने के लिए वह अपने घर का, अपने धर्म मस्त प्रसाद का त्याग करती है और बाद में वह दारा नाम की दासी बन जाती है। वहाँ भी उसे अपने पुत्र का अधिकार नहीं मिल पाता, क्योंकि वह दूसरे के पुत्र को अपना दूध पिलाती है और अंत में उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वह राजनर्तकी बन जाती है। नेक्स्ट जो सवाल है, मैलांचल की आंचलिकता उपन्यास की वस्तु स्थिति में विचलित होती है या अस्थानीयता ही बनी रहती है? समीक्षा कीजिए। तो आंचलिकता तो मैलांचल के संपूर्ण उपन्यास का केंद्र बिंदु आंचलिकता ही है, क्योंकि कोई भी पात्र उसमें बड़ा पात्र नहीं बन पाया, केवल मेरीगंज ही है। इस उपन्यास के केंद्र में पूर्णिया जिले का मेरीगंज है और उस गांव में रहने वाले सारे लोग इसके पात्र हैं। उसमें जो भी आता है, जैसे डॉक्टर प्रशांत आता है, डॉक्टर प्रशांत बाहर के लोग हैं, पटना से वहाँ पे गए हैं, परंतु वहाँ के जाके उनके द्वारा किए गए काम है जो प्रमुख बन जाती है। और इसके अलावा स्थानीयता की चर्चा है, तो वो आंचलिक है तो स्थानीयता की भी चर्चा है थोड़े बहुत। जैसे गांव में जो जाति व्यवस्था है, औरतों को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। जैसे एक आदमी है जो डॉक्टर प्रशांत को बताता है कि लड़की का जात ऐसे ही ठीक हो जाती है, उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि और एक और है, एक स्त्री को डायन बताकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखने को मिलता है।